सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज मैं फिर से आपको रीता प्रताप की बुक से एक मुगल काल का जो एक टॉपिक बचा था, कौन सा, औरंगजेब का, वही औरंगजेब का। यहाँ लिखाई भी नहीं दे रहा, लिख भी नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पे फ़ोटो लगी है ना, इसी वजह से औरंगजेब का हम यहाँ पे लगाए हैं, उनका पिक्चर लगा दिए हैं। ये औरंगजेब का है, देखिए यहाँ पे उन्हीं का टॉपिक हमने लिया हुआ। औरंगजेब का कब से कब तक है, यही एक टॉपिक आपका हमारे इसमें मुगल में बचा हुआ है। इसके बाद हम फिर बढ़ जाएंगे दक्कनी शैली पे, ठीक है। तो हमने आपसे कहा था कि हम इसमें आप लोग जुड़ नहीं सकते, क्योंकि ये पढ़ना है, थ्योरी की क्लास है, आप लोग आराम से देखिएगा, और इसीलिए हम इसको रिकॉर्डिंग क्लास डाल रहे हैं। अब ये देखिए, शाहजहाँ के बाद क्या था, औरंगजेब जब 1658 से 1707 की ईस्वी में इनका है। अब शाहजहाँ के बाद के एक कट्टर, ये बहुत कट्टर था ना, एक कट्टर मुसलमान औरंगजेब था, ठीक है, बहुत कट्टर था। तो देखिए 1658 से लेके 1707 ईस्वी में ये इनके हाथों में शासनाधिकार आया था। इनके पूर्व अपने सभी भाई, तीनों भाइयों किसको, दारा, सूजा और मुराद के मार कर स्वयं गद्दी पर बैठा था। सभी को मार दिया था, तब ये सूजा और दारा मुराद को तब ये गद्दी पर बैठा था। अपने पिता को बंदी बना के डाल दिया था। उसमें सारी कहानी अगली बार हो गई थी। औरंगजेब ने छाट छाट कर इस्लाम को कट्टर विधियों को अपनाया। जो औरंगजेब ने, ऐसा कहा जाता है, इस्लाम की जो छाट छाट कर कट्टर विधियाँ थी सभी को उसने अपनाया था। उनकी संकीर्ण वृत्ति और कट्टर मुसलमान के ने कला के सभी स्रोतों को सुखा दिया, तो ख़त्म कर दिया था ना औरंगजेब कला को। औरंगजेब के दरबारी चित्रकारों में यद्यपि हिंदुओं की अधिकता थी दरबारी में, तथापि उनके आश्रयदाताओं की रुचि के अनुसार जब चित्रकला में कला उद्भावना के स्वाभाविक प्रेरणा न रही, राग रंग विलासिता खुशामदी प्रकृति का प्रारब्धम हो गया था। कुछ दिन औरंगजेब की आज्ञा से उनके परिवारजन के तैयार किए गए औरंगजेब की चित्रकला के प्रति उदासीनता के बावजूद उनके युगशाही चित्रशालाएँ कायम रहीं। कुछ इनकी चित्रकलाएँ इनकी उदासीनता के बावजूद भी कायम रही थी। आगे ऐसा होने के बजाय इस दौरान उनकी अवनति की ओर उन्नत हुई इनकी जो प्रवृत्ति थी, आगे अग्रसर होने के बावजूद भी। देखिए, इस प्रकार औरंगजेब द्वारा चित्रकला का ऐसा बहिष्कार हो जाने के फलस्वरूप समाज में भी चित्रकला का महत्व कम हो गया। इनके बहिष्कार होने के कारण और चित्रकार स्वयं हतोत्साहित होकर, जब राजा ही नहीं काम करेगा तो चित्रकार हतोत्साहित हो गए स्वयं में। अब देखिए, धनिक वर्ग में अधीन चले गए फिर तलाश में इधर उधर बिखरने और भटकते रहे। कलाकार इस प्रकार विकेंद्रित हो जाने कर भारतीय कला के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ा। इसी अध्याय को श्री गणेश चित्रकला का प्रांतीय क्या कह दिया गया। इसके में ये यहाँ पे प्रश्न बनता है, इसकी कला को क्या कह दिया गया, प्रांतीय शाखा पनपी। कौन सी प्रांतीय कला शाखा यहाँ पे औरंगजेब की, जिसकी राजधानी चित्रकला का अपना एक विशिष्ट स्थान है, जिसमें राजधानी चित्रकला का अपना एक विशिष्ट प्रांतीय माने यही पूरा राजधानी और प्रांत का ही, किंतु दक्षिण बीजापुर और गोलकुंडा के दरबारों में मुसबिरों का सम्मान पहले जैसा ही रहा। वहाँ दक्षिण में खुद ही राजा, वहाँ पे इब्राहिम दूती जो है खुद ही राजा का ऐसा संगीत प्रेमी था, चित्रकारी करता था, तो वहाँ पे इसका बोलबाला रहा। जबकि औरंगजेब में जहाँ दक्षिणी शैली में था, 17वीं शताब्दी के अंत में जो चित्र प्राप्त हुए उनका निर्माण औरंगजेब के आश्रम में न होकर दक्षिणापथ दरबारों में हुआ था, 17वीं वाले में, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आ गए हम औरंगजेब कालीन चित्रकला। यूँ तो औरंगजेब कट्टर मुसलमान था एवं चित्रकला विरोधी शासक, किंतु फिर भी उसमें युवराज काल से लेकर, यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है, कौन सा ऐसा चित्रकार था जिसका युवराज काल से लेकर, युवा अवस्था से लेकर, कह रहे युवराज काल से लेकर वृद्ध अवस्था तक चित्र प्राप्त होते। अब देखिए, औरंगजेब की युवा अवस्था का एक व्यक्ति चित्र ब्रिटिश संग्रह, एक देखिए कि इनकी अवस्था का एक व्यक्ति चित्र ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। ये प्रश्न है आपके। एक अन्य चित्र जो औरंगजेब के बीजापुर के कांधार के घेरे वाला है। ये दूसरा प्रश्न आपका है। ये पहला प्रश्न आपका बनेगा
पर चित्रित किया गया। इस चित्र में वृद्ध औरंगजेब को सोने के तख्त पर हरी गद्दी पर बैठाया गया है। मुख के चारों ओर सुनहरा प्रताप पुंज बनाया गया है। और देखिए यहाँ पे बीजापुर का घेरा सन जो है 1686 में प्रारंभ हुआ था। बीजापुर का घेरा कब प्रारंभ हुआ था? 1686 प्रारंभ हो गया था। फिर इसके बाद आता है काफ़ी संघर्ष के बाद औरंगजेब जो है विजय प्राप्त किया था। यहाँ पे उससे बीजापुर के घेरा, यह चित्र रोज संग्रह बोस्टन में रोज संग्रह बोस्टन में संग्रहित है। इसी प्रकार गोलकुंडा का पर विजय, क्या गोलकुंडा पर विजय औरंगजेब की वृद्धावस्था का चित्र है। इनकी वृद्धावस्था है और सारे चित्र उपरोक्त। यहाँ पे आगे इसको छोटा करेंगे क्योंकि अब बड़े शब्द आ गए हैं। ये जो चित्र लगा हुआ औरंगजेब का गोलकुंडा पर विजय, ये मुष्टि पाठ समझिए क्योंकि चित्र वाले प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं जो यहाँ लगे हुए हैं। तो देखिए गोलकुंडा पर विजय इनका है, चित्र बना हुआ है औरंगजेब का। उपरोक्त देखिए यहाँ पे क्या है, उपरोक्त चित्र मुगल विशेषताएं नगण्य रही। ब्यूरो की लिखाई में कठोरता तथा परिपक्वता, स्याही का ज़्यादा प्रयोग हुआ, रेखांकन दुर्बल हो, चित्रों में सजीवता के साथ असभ्यता थी और कारीगरों को शेष दिखाई दे रही थी। मुगल शैली का महत्व क्या था? यहाँ पर भारतीय चित्रकला के इतिहास की ओर यदि दृष्टिगत किया जाए तो उसे ज्ञात होता है कि मुगल शैली का अधिक दृष्टियों में महत्व स्थान रहा। इसका कारण अन्य संविधानों की साज सज्जाओं तथा मानव तथा अन्य विषयों का समावेश होता है। इनसे भारतीय चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। यही नहीं, देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक अभ्युन्नति की दिशा में भी संतोषजनक कार्य हुआ। ये सारे यहाँ के महत्व हैं इनके। अब यहाँ पे आ गए चित्रकला के महत्व जो इनके समय थे। कला प्रेमी बादशाहों ने भारत के पुरातन कलाधीन की सुरक्षा दी। भारतीय साहित्य और लोक कृतियों को अनुवाद किया। उनके दृष्टांत के चारों ओर मुगलों की अस्थायी देन भारतीय कला के इतिहास में स्मरणीय रहेगी। इनकी ये देन जो महत्व है, जो ये स्थायी देन थी कला के प्रति, वो इतिहास में स्मरणीय रहेगी। यही सारे महत्व है इनके। देखिए मुगल शैली का ठोस सुंदर पृष्ठभूमि, राजपूत के संविधानों को लेकर पहाड़ी शैली और उनकी विभिन्न उपशाखाओं के जन्म के कारण भारतीय चित्रकला को एक नई दिशा मिली। इन्हीं के कारण सारे देखिए जो यहाँ राजस्थानी हो गया तो सारी को एक नई दिशा मिली थी, किंतु उनको सर्वाधिक लोकप्रिय मुगल शैली से ही प्राप्त हुई। इनकी लोकप्रियता जो है इनको मुगल शैली से ही प्राप्त हुई। पहाड़ी शैली के निर्माण नहीं पूछा जाता, इसका मिश्रण है। तो यही देखिए ये मुगल दरबार के निराश्रित कलाकारों को दिया जा रहा था। फिर यहाँ देखिए ऐतिहासिक के दृष्टि मुगल शैली में परिवेश में मुगल सल्तनत का संपूर्ण इतिहास समाहित था। मुगल कालीन भारत का तथाकथित सामाजिक जानकारी मुगल शैली का एकमात्र साधन रही। यह संभव जान पड़ता है कि अपने शासनकाल में सामाजिक प्रतिष्ठा एवं लोकप्रियता के लिए मुगल शासकों ने कला में महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में स्वीकार किया था। तत्कालीन इतिहास की ओर दृष्टिगत करते हुए पता चलता है कि शहंशाहों द्वारा कला का जितना सम्मान हो रहा था एवं संरक्षण होता रहा था, शासन की उतनी अधिक सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो रही थी। शहंशाह बाबर से लेकर औरंगजेब के समय भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक, साहित्यिक उत्थान पतन का वास्तविक स्वरूप तत्कालीन स्पष्ट विद्यमान होता। बाबर खुद ही कला प्रेमी था, अपना लिखा था मुबैया नाम की शैली को अपनाया था। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इनके विपरीत कला के प्रति उदासीनता तथा उपेक्षा बढ़ती गई। शासन के लिए प्रजा प्रेम में उतनी शिथिलता होती गई। यही कारण कि हुमायूं, अकबर, बाबर, जहांगीर जैसे दूरदर्शी बादशाहों ने कला के हृदय से सम्मान किया और देश के कलाकारों को राजकीय संरक्षण देकर कला के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। आगे इसको पढ़ते जाएंगे, इसमें कुछ नहीं उपरोक्त। यही कारण है कि मुगल सैन्य अपने चरमोत्कर्ष इन्हीं सभी के कारण अपने चरमोत्कर्ष पहुंची थी। जो आगे सभी राजा महाराजा थे, बाबर, अकबर, हुमायूं, देखिए उनके द्वारा युग युगांत तक प्रतिष्ठा रही। यही इसकी सारी महत्व हो गया। भारत में इतिहास के मुगल शासक का लोकप्रिय उदाहरण से अत्यंत नहीं दिखता है, पर इनकी विशेषताएं थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इनकी मुगल शैली की महत्व हो गया, विशेषताएं आ गए। मुगल शैली का भारत में ही नहीं वरन एशिया की कला में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जिस प्रकार मुगल साम्राज्य भव्य, ऐश्वर्य एवं वैभव के उचित रहा, उसी प्रकार चित्र की विशेषताएं भी कला शैली पे उनका पृथक महत्व बनाया है। यहाँ पे यूँ तो फारस चित्रकला में लघु चित्र, पोथी चित्र, कहाँ से फारस चित्रकला में लघु चित्र, पोथी चित्र का बाहुल्य है, किंतु चित्रकला में धर्म निषिद्ध होने के कारण यह कहीं
धर्म के क्षेत्र में पदार्पण न कर सकी। 16वीं सदी में फारस की चित्रकला मुगल सम्राटों के संरक्षण में भारतीय कला की विशेषताओं को ग्रहण कर गई और उसके नवीन विशेषताओं का प्रफुटन हुआ। यहाँ पे रंग कैसे थे, रंग को देख लेते हैं क्योंकि रंगों पूछे जाते हैं आपसे, इसीलिए हम इसकी सारी अब कहाँ की मुगल की विशेषताएं सारी चल रही है। अब सारा टॉपिक ख़त्म हो गया है जो हमने पढ़ा दिया था जहाँ सारे, अब इनकी कहाँ क्या विशेषताएं थी वो सारे यहाँ पे टॉपिक चल रहे हैं। आज समाप्त कर देंगे हम, चाहे जितना होगा क्लास लंबी। अब देखिए रंग क्या है। मुगल चित्र शैली में रंगों का विशेष प्रकार सिद्धित रहा। कलाकार में मुगलों के प्रयोग से अपनी क्या था, मुगल चित्रों में प्रयुक्त रंगों की देखरेख में बनाए 3 प्रकार के रंग थे। पूछा जाता है, आपके प्रश्न बनेंगे। तो देखिए वानस्पतिक रंग में क्या क्या है। पहला, इसमें काला जो काजल सरसों के तेल से भरे दीपक कपूर से बनाया जाता था, जहाँ जलाकर काजल बनाया जाता था। महावर जो होता था क्या किया जाता था, लाख से तैयार किया जाता था। तो मेरा नीला जो है नीले पौधे से तैयार होता था। पीला नकली पेवड़ी क्या होता है, ढाक। यही आपके अजंता में भी हो क्या हुआ था, पेवड़ी। पेवड़ी को क्या कहा था, पीला रंग, ढाक का जो फूल होता था उसके रस से। और देखिए हरिताल से भी वहाँ हुआ था पीला रंग। फिर इसके बाद आ जाते हैं कहाँ पे, फिर आपके हिंगुल से लाल रंग वहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पे आ गए, हाँ हिंगुल देखिए यहाँ दिया हुआ है जो आपके यहाँ धाग से ये सारे आपके पीले रंग बनते थे। यहाँ नीला रंग नीले पौधे से बनता था। ये देखिए महावर लाख से बनता था। ये सारे प्रश्न भी बनाएंगे आपके, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। देखिए रासायनिक रंग में दूसरा रासायनिक रंग हो गया इसमें सफ़ेद। सफ़ेदी कासगर जस्ते की फूंक पर बनाया गया था। सफ़ेदी कासगर जस्ते की फूंक पर बनाया गया था रंग। लाल सिंदूर पारे की भस्म। जो हिंगुल जो है ससरस रंग, क्या है, ससरफ रंग। पीला जो है पेवड़ी वाला था। ये यहाँ पे खनिज रंग में आ गए, ये सारे रासायनिक रंग में हो गए, समझ रहे हैं आप लोग। ऊपर वाले आपने देखा है वानस्पतिक रंग में हो गए। ये देखिए पूछा जाएगा वानस्पतिक रंग में कौन है, रासायनिक रंग में कौन है और खनिज रंग में। तो वानस्पतिक रंग आपने देख लिया है, काजल है, पीला है, जो वनस्पति से प्राप्त है ना वही। अब यहाँ पे रासायनिक रंग भी आप देख लिए। खनिज रंग पे आ जाते हैं। खनिज रंग में जैसे लाल, फिरोजी, गेरू, नीला। खनिज रंग के मतलब समझ रहे हैं आप लोग, हमने कई बार आपको मिट्टी से प्राप्त रंग, ठीक है, ये सारे मिट्टी से प्राप्त होते थे। देखिए लेपिस लाल, देखिए गेरू नीला और नील, देखिए हिरोजी, ये सारे जो हैं गेरू और तो देखिए इनका देखिए पीला चमकदार हड़ताल, पीला चमकदार जो हड़ताल से होता था। पीला गंधारास रज, रामरज हल्का पीला मटमैला एवं मुल्तानी मिट्टी, तो मेरे मुल्तानी मिट्टी है। सफ़ेद खड़िया है। हरा जंगाल साज 13 वर्त हो गया हरा वाला। अब सोना चांदी, सोने चांदी की हिलकारी बनाने में भी सोने एवं चांदी के रंगों का प्रयोग किया जाता है। रंगों द्वारा हल्की गहरी ताने भी बनाई गई हैं। फिर यहाँ पे सारे हो गए कि अब जो इनकी क्या था, इस प्रकार चित्रशैली में रंग अधिक ओजपुर और क्या कर्षक और ओजपुर बनाए गए थे। अब छाया प्रदान देखिए इनकी क्या थी। मुगल चित्रों में सादृश्य, यथार्थता, उभार तथा गोलाई खाने के लिए छाया प्रकाश के सिद्धांत का पालन किया गया। यह छाया प्रकाश आकृतियों के बगलों में कान, जबड़े, आँख के पास लगाई जाती थी। क्या लगाई थी, चेहरों के कान जबड़ों के पास लगाई जाती। इस छाया को महीन तुलिकाओं से काली स्याही व काले मिश्रित उपयुक्त रंग के आसपास महीन तथा छोटी रेखाओं को खींचकर क्या कहा जाता था, इसको जो रेखाएं खींची जाती छोटी, ये पूछा जाता जो छोटी रेखाएं खींची जाती इसको क्या कहा जाता था, खत पर्दाज, ठीक है। ये आसपास बिंदु लगाकर दाना पर्दाज, जो रेखाएं खींची जाती थी खत पर्दाज, जो बिंदु लगाकर दाना पर्दाज द्वारा बनाया गया है। वस्त्रों की स्वाभाविक शिकरन फरहान मुगल चित्रों का यथार्थ स्वरूप दिखाई देता है। वस्त्र जो उनके थे उसकी जो सिलवटें थी ये सारे यथार्थ दिखाई देते थे। हाशिए देते होते, हाशिए मुगल का के हाशिए में कुशल कलाकारों द्वारा बनाए गए थे, जो केवल हाशिए बनाने में नहीं, चित्र के साथ साथ चित्र के चारों ओर से खत से बांधने की प्रथा भी थी। इस खतों को सुंदर जो है अलंकृत, वही जो रेखाएं नहीं खींची जाती थी तो वही रेखाएं जो खींची जाती थी उसे खत पर्दाज कहते थे ना। तो वही खत जो है खत को अलंकृत डिजाइनों से सजाया जाता था। वही रेखाओं को, वही जो रेखाएं थी उनको अलंकृत डिजाइनों से सजाया जाता था।
इन हाशिए में बेल बूटे अतिरिक्त मानवकृत पर आधारित रॉकेट संबंधी डिजाइन भी बनाए जाते थे। यही सारी इनकी विशेषताएं थी। और प्रायः हाशिए में सोने चांदी का तबक छिड़क दिया जाता था और उसे सपाट 2-3 रंगों के छोटे छोटे खतों से विभाजित किया जाता था। जो उस पर वर्क जो है सोने चांदी का चढ़ा के छिड़का जाता था। परिपेक्ष्य में स्थित झरने लग होता। चौथा हो गया, मुगल शैली के चित्रों में देखने से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि चित्रकार राष्ट्रिक परिप्रेक्ष्य का पूर्ण ज्ञान था। कहीं कहीं आलेखन का प्रवाह न टूट जाए, आलेखन का प्रवाह समाप्त न हो जाए, इस कारण अलंकार और आलेखन का परिप्रेक्ष्य की तुलना से ज़्यादा महत्व दिया गया है। अकबर कालीन चित्रकारों में आकाशीय परिप्रेक्ष्य का पालन किया गया। आकाशीय परिप्रेक्ष्य का, और देखिए इन चित्रों में ऊंचे क्षितिज दिखाए गए। भवनों की छतें दृष्टि तल में बहुत नीचे अंकित कर दी गई हैं। फिर देखिए यहाँ पे आगे थोड़ा सा देखते हैं, ज़्यादा लंबा होगा तो क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इससे तो ज़्यादा लंबा नहीं है, थोड़ा सा जल्दी से पढ़ लेते हैं। हाँ, अभी आज हम टॉपिक समाप्त कर देंगे। रोज रोज अभी ये तो केवल विशेषता बता रहा है ना, तो अभी विशेषता आज खत्म कर देंगे। आलेखन हो गया क्या? आलेखन पढ़ लिए नहीं? आलेखन नहीं हुआ। परिपेक्ष्य हो गया, ये परिपेक्ष्य हो गया। यहाँ पे हम आते हैं भवन पे। देखिए अभी परिपेक्ष्य पढ़ ही रहे थे। जिससे नीचे देखिए क्या परिपेक्ष्य की तुलना में अधिक महत्व रहा है। दृश्य की छतें नीचे की ओर दिखाई गई। फिर परंतु कालांतर में क्षितिज की नीचा जुलूस जो है परेड इत्यादि के दृश्यों का परिप्रेक्ष्य रहा है। इस प्रकार दार्ष्टिक परिप्रेक्ष्य के साथ स्थित लघुता का ये तो हो गया है। भवन कैसे बने थे बताइए। यहाँ पे भवन पांचवा भवन मुगल चित्र में भवन की विशेषता चित्रित की गई। सफेद संगमरमर लाल रंग से स्थापत्य बनाए गए। सफेद संगमरमर या लाल रंग के जो आगरा दिल्ली लाल सफेद भवनों के प्रारूप में है। ये समकालीन मुगल भवन चित्रित है। गुंबद बहार दीवारी चबूतरे छज्जे जालियों की सुंदरता यथार्थता चित्रित की गई है। मंडपों के मेहराब घुमावदार वक्रों से बनाए गए तथा स्तंभों की सुंदरता की सजावट चित्रों में कोटे कंगूर की। अब देखिए यहाँ पे सारे इनकी फुल्ला पेचक ये सारे फुलझड़ी इत्यादि ये सारे नहीं पूछे जाएंगे। जो इम्पॉर्टेंट रहेंगे उसको हम बहुत अच्छे से बता रहे हैं। आलेखन मुगल चित्र में केवल हाशिए पर ही आलेखन का कार्य सीमित रहा, बल्कि फर्श और कालीन पर्दों और स्तंभों पर भी आवश्यकता अनुसार जटिल प्रतिजय आलेखन भी किए। इनके आलेखनों में फूल पत्तियों पशु पक्षी तथा मानव कृतियों का समा। सुनहरे रंग के कपड़ों पर आलेखन, जिसपे सुनहरे रंग के कपड़ों पर आलेखन बनाए गए। वस्त्र एवं आभूषण मुगल चित्रों में पुरुषों में प्रायः क्या था, चुस्त पैजामा, कमर में पटका पगड़ी या पहने चित्रित किए गए। पैरों में नोकदार जूतियाँ थी। योद्धाओं में बादशाहों सामान्य व्यक्तियों में जूते पोशाक में अलग दर्शाया गया। बेयोद्धा और राजा का तो अलग प्रभाव रहेगा ही। देश पगड़ियों में कीमती मोतियों कलीदियाँ। युवा राजकुमार को कानों में कुंडल और गले में कई लड़ों की मालाएं का चित्रित किया गया था। युवा राजकुमार को स्त्रियों के पहनावे क्या थे, कुर्ता आस्तीनदार चोली छीना आंचल पायजामा लहंगा। आभूषणों में मोतिया मालाएं के बाजूबंद दस्तक कड़े बेदी झुमके झूमर पेटियाँ चित्रित की। अधिकांश आकृतियाँ चिकन मलमल डोरिया आदि पर वस्त्रों की बूटियाँ सोने की बनाई गई। इस प्रकार मुगल काल में स्त्रियों का चित्रण कम हुआ है। क्या हुआ है? मुगल काल में स्त्रियों का चित्रण कम हुआ है, ये देख रहे हैं। और जो हुआ है वह भारतीय परंपरा के अनुसार है। जो हुआ है वो भारतीय परंपरा के एक चश्म चेहरे बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। हमने बताया था अकबर ही सबसे महान यहाँ पे है, तो अकबर और राजस्थानी हमने बताया था। राजस्थानी हो गया, जनता हो गया, तो अकबर एक महान शासक हो गया। तो एक ही है ना, तो एक चश्म चेहरे। राजस्थानी में राजा एक ही होता है, किसी राज का, तो एक चश्म चेहरे। गुफा एक ही है, कई गुफाएं नहीं है जनता, तो एक चश्म चेहरे। जैसे आपको हमने ठीक से बताया था मुगल शैली में सर्वाधिक एक चश्म चेहरे एक चश्म मुद्रा, किंतु 2.25 चश्मे का निर्माण भी हुआ। किंतु क्या हुआ, जो आपके ईरानी शैली में और शीतल वासल में पूरा 2.25 चश्मे चेहरे का भी निर्माण हुआ है। आरंभ में अकबर का सभी जो बनाया गया था पूछा जाएगा 2.25 चश्मे की बनी है। इसके पश्चात जो मुगल सम्राटों को प्रधानता एक चश्मे चेहरे, खाली अकबर का सभी खड़ी मुद्राएं, बादशाहों के हाथ में तलवार, सबका एक चश्मे है। केवल अकबर का सभी जो है 2.25 चश्मे का है। अब देखिए फूल अथवा पक्षी दर्शाया गया है। अब देखिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अकबर को ही हमने सबसे महान बताया तो पूरे मुगल को एक चश्मे चेहरे बता दिया। तब यही अकबर को याद रखिएगा कि केवल उसी के यहाँ पे 2.25 चश्मे चेहरे बने हैं। ठीक है। पीछे तरफ मुड़ा हुआ आभा मंडल चित्र, स्वभाव चित्रण क्रूर
महान, क्रूर, उदार, तनदार, सारे दृष्टि दुर्बल और साजिश से देश में दिखाई दे हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। जो विशेषता बतानी थी हमने बता दिया, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए संत के सभी मुगल बादशाहों की काफ़ी संख्या में साधु ने धार्मिक पुरुषों तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास, वल्लभाचार्य, कबीर, शेख सलीम, शेख सूफी संत के भी बनाए गए थे ना, चित्र बनाए गए थे यहाँ पे। कोमल और बारीकी रेखांकन, मुगल शैली में महीन और नुकीली रेखाएं, पतली रेखाएं खींची गई। रेखा में गोलाई, बल, गति, सजीवता के कारण मुगल को निखार प्रदान करता है। मुगल चित्रों को यहाँ पे पशु पक्षी का चित्र, मुगल काल में पशु पक्षियों का अंकन अधिक सजीवता से किया गया। पशु पक्षियों की लड़ाई देखने का बाज का पक्षी शौक होने के कारण और बाज को बादशाह की कलाई पर पट्टा बांध कर बिठाते हैं। अकबर के हाथियों की लड़ाई देखने में काफ़ी दिलचस्पी थी। हाथियों की लड़ाई के चित्र भी प्राप्त है, जिसमें हाथियों की लड़ाई की क्रीड़ाओं का मग्न दर्शाया गया है। ये सारे पशु पक्षी के इसी प्रकार गैंडा, शेर, घोड़ा, मेढा, शेर, युग, बकरे, जेबरा इत्यादि अनोखे पशुओं का चित्र। जहांगीर के पक्षियों का अधिक शौक था। जहांगीर के पक्षियों का और ज़्यादा पना है ना। पशु पक्षियों वाले राजकाल में पशुओं के साथ साथ पक्षियों का भी चित्रण अधिक हुआ। मोर, मोरनी, सुनहरा, कबूतर ये सारे मंसूर बनाता था। मटर, बुलबुल, तीतर, कुमर सारे मंसूर बनाए। आगे बढ़ते हैं, आप लोग जानते ही हैं। यहाँ पे आ गए पुष्प चित्रण। क्या हुआ? पुष्पों में मुगल से यथार्थ चित्रण, जो बादशाहों की सुखानुभूतियों का चित्रण बताया गया। नार हो गया, अब देखिए चेरी हो गया, पुष्प, बाकरा, नरगिस का फूल जो आपके वहाँ पे बनाया गया है। वहाँ पे आ गए हम प्रकृति चित्रण पे आ गए हैं, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे नहीं पढ़ना है, हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए मुगल चित्रकारों और प्रकृति का विशेष मनोहरी थी। दूर दराज से जो है पर्वत शाखाएं, ऊंची नीची, पथरीली जो है वृक्षों को खंड में विभाजित किया गया। पक्षियों के गुच्छे बनाए गए हैं। देखिए यहाँ पत्तियों के गुच्छे बनाए। ऊंचा ताड़ वृक्ष और बैगनी फूल से झुका हुआ कदली वृक्ष, आम, वट, पीपल के वृक्ष की प्रमुखता है। प्रायः पृष्ठभूमि सपाट। क्या बताया जाता है यहाँ पे? एक चीज पूछा जाता है, पृष्ठभूमि कैसी बनी है? सपाट बनी, सपाट रंग भरे जाते नहीं बताया जाता है। तो ये सारी यहाँ की विशेषताएं हो गई। फिर यहाँ पे आगे हम प्रायः पृष्ठभूमि सपाट, हल्की पीली या हरी है। हल्की पीली या हरी है, ठीक है। वर्षा की बूंदें हल्के परछन रंग सीधी पत्तियों में चित्रित की गई। जल की गहरे चांदी का लहरें चांदी के रंग से भी चित्रित की गई है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। चित्रों का विधान तथा उनकी साज सज्जा। मुगल चित्र सूती कपड़े, रेशमी कपड़े, कागज पर बनाए गए। कागज देसी और हाथ निर्मित बनाए गए हैं। देसी रेशमी दौलताबादी कागज का, यहाँ क्या था? दौलताबादी कागज का। तुलिका का निर्माण गिलहरी से किया गया है। जो तुलिका जो है गिलहरी के बाल से, बकरी तथा ऊँट के बालों से होता है। कागजों को तैयार करने के लिए 3-4 कागजों को सटाकर क्या मछली तैयार बना कोलाज जो चिपकाया जाता था। मोटा कागज तैयार करके इस पर गेरू और कत्थई से पोत कर बांध कर चित्र को सीमा रेखाएं पर पहली रेखा जिसे टिपाई कहते हैं। पहली रेखा जिसको टिपाई कहते हैं, इस पर 2 बार पारदर्शी सफ़ेद रंग लगा कर दिया जाता था। इसके ऊपर पुनः रेखांकन करते, जिसे जो पुनः रेखांकन करते उसे सच्ची टिपाई कहा जाता था। रेखांकन के बाद मनचाहे रंगों से सपाट भर दिया जाता था। समतल तल पर 2-3 बार तल को लगाया जाता था, जिसमें रंग में जिसे क्या कहा जाता था? जो 2-3 बार जो है समतल तल पर रंग लगा उसे क्या रंग मेजी कहते थे। इसके बाद रंग को चिकनी सतह पर उल्टा कर घोटा जाता था। रंग को क्या कर चिकनी सतह पर उल्टा कर घोटा जाता था, जिसमें चित्र में वो चमक आती है। जैसे नहीं कहते ओपदार पालिश, वहाँ पे मोर को ऐसे जो यहाँ पे घोटा जाता था उससे चमक आती थी। यहाँ पे ओप चमक आती थी। यहाँ कोई भी कमी होती थी वहाँ पुनः रंग लगा दिए जाते थे। इसे जो पुनः रंग लगाए जाते उसे क्या कहा जाता? गदकारी, ठीक है। अंत में बाहरी रेखांकन, जिसे चित्र की खुदाई कहते हैं। अंत में बाहरी रेखांकन जो किया जाता था उसे चित्र की खुदाई कहते हैं। इस समय चित्र की आकृतियों में छाया आदि लगाई जाती थी, वह भी लगाए जाते थे, जैसे अधरों की लाली, आँख की पलक पर कानों की गहराई। जो चित्रों में मेहंदी, महावर एवं आभूषण बनाए जाते थे। आभूषण उसके पश्चात क्या था? चित्र खत साज या नक्काश के पास जाता था। इसके पश्चात जो खत साज होता था, नक्काश होता था, और चित्र के चारों ओर तब क्या करते थे? बेल बूटे खतों को लेखों से उस पर सज्जा करते थे, जिन पर साज कर उसे यथास्थान मूरखों में लगा देते थे। मूरख का क्या था? यही एल्बम था ना।
पूरा का यही था, सभी चित्रों का सेट था। तो उसको फिर एल्बम में लगा दिया जाता था। चित्रों के विषय क्या थे? चित्रों के विषय मुगल कलाकार प्रमुख थे, बादशाहों से खुश रहता था तथा उनका दिल बहलाने की इच्छा पूर्ति हेतु चित्र बनाता था। विषयों को लेकर बादशाहों, संतों, साधुओं, सरदारों, मंत्रियों, अमीरों, बजुर्गों, मलिकाओं, यही सारे विदेश से सामंतों, संबंधियों, वृद्धा, यौवन आदि के सभी बनाए। यही सब उनके विषय थे। दरबारी चित्रों में अदब कदब गुजरे मुगल अनुशासन का पूरा आभास होते हुए भारतीय काव्य एवं विभिन्न संबंधित चित्र, नल दमयंती, महाभारत, ये सब बताया था ना, अकबर के समय बने हैं। युवराज के जन्म, ताजपोशी, राज्याभिषेक, आखेट के चित्र, दृश्य, युद्ध, बादशाहों के वैभव, आमोद प्रमोद के विषय की बखूबी चित्रित किया गया। पर किंतु एक प्रश्न यहाँ से आपके बनेगा, किंतु रागमाला नायिका और नायिका जनजीवन से संबंधित विषयों को नगण्य रहा। यहाँ पे रागमाला नहीं हुआ है, यही प्रश्न आपसे बनेगा। और जो नायक नायिका वाले हैं, जहाँ राजस्थानी में हो जाए, ये वाले चीज़ यहाँ पे नहीं हुए हैं। यहाँ स्त्रियों के कम हस्त मुद्राएं और तथा अंग भंगमाएं। मुगल चित्रों में यथार्थता के कारण अधिकांश हस्त मुद्राएं, अंग भंगमाएं स्वाभाविक और यथार्थ रही है। इसमें सजीव और स्वाभाविक की क्षमता। मुगल शैली में कुछ अनेक प्रकार के रंग भंगिमाओं से मानव कृतियों को चित्रित किया गया है। आकृति के खड़े, बैठे, झुके, सलाम या मुजरा करते हुए दर्शाया गया है। इनके हाथ, अंगुलियों तथा पैरों की बनावट सजीव और सुंदर है। इस प्रकार क्या था? इस प्रकार बादशाहों के समय में उदित हुआ, इन्हीं के समय में ही कबलित हो गई। इस समान आकांक्षा के अनुरूप प्रकट नहीं हो पाई। फिर भी बादशाहों के नजाकत और नसाफत, अदब, काजी और रूसी मुकाबलों के चित्र के आलोक, कलात्मक सौंदर्य एवं रूप रंग गुब्बारा, सूक्ष्म और सौंदर्य चित्र को ऐसा बन पाया कि सैकड़ों संसार प्रसिद्ध मुगल मिस्त्रियों ने निश्चित कर डाले। हस्त मुद्राएं हो गई हमारे यहाँ पे, निश्चित कर डाले पड़े थे यहाँ पे। अब यहाँ पे आ गए हम। मुगल शैली का आधार भारतीय नहीं था, वह ईरानी था। क्या आधार ईरानी था? ईरानी और भारतीय शैलियों का सम्मिश्रण या नई शैली का जन्म हुआ। इसी मुगल कलम कहते हैं, इसी को मुगल कलम कहते हैं। राजपूत शैली विशुद्ध भारतीय क्या थी? राजपूत शैली को क्या कहा जाता है? विशुद्ध। दूसरा प्रश्न यहाँ से बना, एक प्रश्न यहाँ से बना, ठीक है। फिर यही सब, इनमें संविधान, प्रतिमाओं के सभी भारतीयता व्याप्त है। मुगल शैली दरबारी कला है, ठीक है। उसके चित्र राजसी और सामंतों से प्रभावित है। यथार्थवादी राज दरबार, राज परिवार, युद्ध के दृश्य एवं विभिन्न व्यक्ति चित्रों का विशेष स्थान उनकी जो है व्यक्ति रुचियों के लिए अनुसार हुआ है। जबकि राजपूत शैली जनता के दरबार की कला रही, अर्थात वे जनवादी विचार से सापेक्ष रहे। सामाजिक जीवन और झांकी को चित्रित किया है। चित्रों में कल्पना, रूपमानी और नायक नायिका, रागमाला आधारित चित्र हैं वहाँ पे। मुगल कालीन पुरुषों के सभी चित्र के ज़्यादा बने, नारियों का भाव रहा, जबकि राजपूत शैली में नारी अधिक हुआ है और श्रृंगार में आमोद प्रमोद के रूप, ममतामयी रूप में नारी की चित्रित किया गया है। यहाँ पे कम रहे हैं, मुगल में वहाँ पे ज़्यादा रहे, बताया जा रहा है। यहाँ पे यहाँ राजपूत और इसकी विशेषता बताई जा रही है उनका। देखिए मुगल, इसमें अंतर बताया जा रहा है। मुगल शैली में मानव कृत्य कद समान रहा, जबकि यहाँ से राजपूत में शैली में विभिन्न शैलियों में ढूढ़ाड़, मारवाड़, मेवाड़, हलावती मानव कृत्य कद अलग रहे हैं। ये आपके राजस्थानी के, मुगल के है, ठीक है। दो में अंतर बताया जा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आ गए, मुगल शैली में चित्रों में छाया प्रकाश पर्दाज का अधिक में, जबकि यहाँ हो क्या राजपूत शैली में दोनों का पर्दाज छाया प्रकाश का कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है। ये प्रश्न बनेगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पे हुआ है। मुगल शैली में चित्रों की महीन और, जबकि यहाँ रेखाएँ क्या थी? महीन और सफाई व महीनपन था, जबकि राजपूत शैली में चित्रों में रेखाओं में सफाईपन और के साथ साथ गत्यात्मकता भी थी, एकदम गति भी पर आधारित थी। मुगल शैली के चित्रों में प्रकृति चित्रण स्वाभाविक रूप से हुआ, पशु पक्षी पुष्पों का अलग अलग रूपों से चित्रण किया गया है, जबकि यहाँ से राजस्थानी में आ गया। जबकि राजपूत शैली में प्रकृति मानव की चिर संगनी के रूप में, क्या? प्रकृति और मानव को उनकी चिर संगनी के रूप में चित्रित किया गया है। केवल यहाँ पे चित्रण हुआ, यहाँ चिर संगनी बना दिया गया है। यहाँ पे मुगल शैली क्या हो गया? मुगल शैली जहाँ तक मोटे चित्रों का आरंभ हुआ है, मुगल शैली में मोटे चित्रों के अंकन प्रारंभ, वहीं राजपूत में, यहाँ राजपूत में शैली का आरंभ भित्ति चित्रों के निर्माण में हुआ है, ठीक है। ये देखिए भित्ति चित्रों के निर्माण में हुआ। फिर यहाँ पे आ गए
क्या है, मुग़ल शैली में क्या थे, यहाँ पे ये वाला नहीं पढ़े, सॉरी एक मिनट। मुग़ल शैली में बड़े आकार के चित्रों का अभाव है, जबकि राजपूत शैली में चित्र बड़े बड़े आकार का कागजों कपड़ों पर भी मिलते हैं। यहाँ पे छोटे चित्र थे, यहाँ पे बड़े चित्र। मुग़ल शैली के चित्रों में अंतराल व्यवस्था में यूरोपीय प्रभाव के कारण तत्वों का निम्नांकित प्रयोग अधिक हो पाया, जबकि राजपूत शैली में क्या हुआ है, राजपूत शैली में कलाकार रूप अंतराल और व्यवस्था से सचेत रहा है। वह कहानी विभिन्न दृश्यों को नियंत्रित व्यवस्था के बलबूते चल रही है, चित्रित कर रही है। मुग़ल शैली में दीवार पर अंकित नहीं किए गए हैं, नहीं मिलते दीवार पे, जबकि राजपूत शैली में दीवारों को भी, वहाँ देखिए यहाँ पे क्या थी, साज सज्जा राजस्थानी शैली थी, ये सारे दीवार पे भी होते थे। यहाँ पे सारी मुग़ल शैली में सुलिखी आलेखन के स्थान पर बीच बीच में आ गई है। क्या सुलिपि आलेख्य स्थान के बीच में आ गई, जबकि राजपूत में चित्रों में आलेखन के स्थान पर सुलिपि अपने पैनल को बचाकर बनाया गया है। ये देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें अलग हैं। मुग़ल शैली की सीमाएं बड़े बड़े नगरों, विशेष आगरा, दिल्ली, लखनऊ तथा लाहौर में बनी, जबकि राजपूत शैली का निर्माण भूमि उत्तर भारत का राजस्थान है ना, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश पर है। यहाँ दिल्ली, लखनऊ, आगरा है, यहाँ राजस्थान, पंजाब, यहाँ पर विकसित हुआ है राजस्थानी वाला। अब यहाँ मुग़ल शैली के कलाकारों का नाम फारसी भाषा में चित्रों पर अंकित मिलते हैं। यहाँ पे इनकी विशेषता राजपूत का बताया जा रहा है, इसके साथ किया गया है। तो विशेषता में आप समझ रहे होंगे, ज़्यादा प्रश्न आपका बनाता है वो आप देख ही रहे होंगे। जबकि राजपूत शैली के कलाकारों के नाम देवनागरी लिपि पर लिखे गए। यहाँ पे देवनागरी लिपि पे इनके फारसी भाषा में चित्रों के अंतर मिलते हैं कलाकारों के नाम के। यहाँ कलाकार के नाम देवनागरी पर लिखे गए हैं। तो यही हमारा वीडियो समाप्त होता है। कल से हमारा जो यहाँ पे इनका टॉपिक रीता प्रताप से रहेगा। एक मिनट बताते हैं, दक्षिणी शैली। हाँ, दोपहर में हमारा एक है यहाँ के वास्तुकला हो जाएंगे, मुग़ल कला का वास्तुकला हो जाएगा, मुग़ल कला का वास्तुकला, और यही दक्कनी शैली आपके हो जाएगी हमारे यूथ वाले से। ठीक है, तो यही हमारा वीडियो समाप्त होता है। तो इसलिए हम इसको लाइव नहीं किए हैं स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम थ्योरी पढ़ते हैं, आप लोग वहाँ पे केवल चुप होकर देखते, वैसे ही रिकॉर्डिंग में ही देखेंगे आप लोग। यहाँ तो प्रश्न था नहीं कि आप लोग उसका आंसर देते, इसीलिए हम सुबह वाली क्लास बंद करके इसको रिकॉर्डिंग में आपको यहाँ करवा देंगे। आप लोग देख लीजिएगा, समय जैसे ही मिलेगा आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आगे भी आपने हमारा वीडियो देखा, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, जिसके कारण हमको फिर से वीडियो चालू करना पड़ा है। तो धन्यवाद सर। हाँ, प्लीज़ सभी लोग लाइक कर दिया करें, रिक्वेस्ट है आपसे।